इस रुतबे की ख्वाहिश किसे नहीं होती? कौन नहीं चाहता कि वो एक बड़ा सरकारी अधिकारी बने? हर साल लाखों लड़के लड़कियां यही सपना लिए यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं और चुने जाते हैं तकरीबन 1000। और इन 1000 में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आंखों ने जब आईएएस बनने का सपना देखा होगा तो शायद उनकी नींद टूट गई होगी। जब उनके दिल ने ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश की होगी तो उनके दिमाग ने उन्हें जिंदगी की कड़वी हकीकत दिखा दी होगी। जब उनकी उंगलियों ने कलम थामनी चाही होगी तो मजबूरियों ने उनके हाथ में काम सौंप दिया होगा। कितना अच्छा है ना कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते, वरना सिर्फ अमीर ही बड़े बड़े सपने देख पाते। क्या एक दर्जी का बेटा, एक चूड़ी बेचने वाली का बेटा, एक पंचर बनाने वाले का बेटा, एक बस कंडक्टर की बेटी आईएएस बनने का सपना देख सकते हैं? और देख भी ले तो क्या उसे पूरा कर सकते हैं? उम्मीदों ने उड़ान भरी तो किस्मत ने पंख कतर दिए। जब मंजिल तय हुई तो मजबूरियां मुंह बाए खड़ी थी। एक मासूम पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन पिता का साया सर से उठते ही उसे अपने ही चाहतों से नफरत होने लगी। जो सपने उन मासूम आंखों ने संजोए थे वो बिखरने लगे। लेकिन माँ की ममता और कुछ कर गुजरने की उसकी चाहत ना तो उसकी गरीबी के आड़े आई और ना ही उसकी मजबूरियों के। उसके बुलंद हौसलों ने आखिरकार वो सब कुछ हासिल किया जो वरुण बर्णवाल करना चाहता था। वेलकम टू जिंदगी लाइव। आइए वरुण, आपने 2014 में यूपीएससी क्लियर किया? हाँ जी। और अभी कहाँ हैं आप? अभी फिलहाल मेरा गुजरात का डर है। आपके पिता क्या करते थे? हमारी साइकिल की दुकान थी, मुंबई के पास बोईसर नाम की जगह है, बोईसर में थे। बोईसर में। 10वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ने का फैसला क्यों किया? 21 मार्च को हमारी 10th की एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, 21 मार्च 2006, और 24 मार्च 2006 को मेरे पापा का डेथ हो गया। और वो पूरे एग्ज़ाम के पीरियड में पापा हॉस्पिटल में ही थे। और एक बार पापा की जब डेथ हो गई, मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था, तो जितने भी लोग आते थे सबकी एक भावना ऐसी होती थी कि सब घर के सबसे बड़े लड़के हो, अब पापा भी नहीं, घर पे कौन कमाएगा, तो एक काम करो तुम दुकान करने लगे। तो उसी समय मैंने भी यही डिसीजन लिया, मन ही मन मैंने भी बना लिया था कि अभी पहले घर देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, पढ़ाई तो बाद में होगी। तो कहीं दुख हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस समय इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है? दुख, अब उस समय दूसरा दुख इतना बड़ा था मेरे ख्याल से कि ये दुख शायद नज़र में ही नहीं आया। दुख तो बाद में आया, जब 10th का रिज़ल्ट आया। तो अभी मैं अपने स्कूल में सुबह 11 बजे रिज़ल्ट का टाइम था और मैं सुबह स्कूल में 9 बजे से चला गया था, हाँ, कि रिज़ल्ट आने वाला है। और रिज़ल्ट आया, मैं स्कूल में टॉपर भी था, हाँ, मुझे 89% मिले थे। आज के मापदंड के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उस समय अच्छा। लेकिन उस समय मुझे 89% आए थे और मैं बहुत खुश था। और मैं क्लासरूम में जाके टीचर्स को बात कर रहा था, फिर जो मिले उसको बात कर रहा था कि मैं फर्स्ट आया। और सडनली मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा, अरे वरुण अब क्या करेगा? एंड वो जो मैं यहाँ था वो सडनली यहाँ आ गया। तो तब दुख होना शुरू हुआ कि अब पढ़ाई नहीं करनी है। तो फिर घर गए, उसके बाद किसी से नहीं मिले, घर चले गए। अब माँ समझ जाती है क्या हुआ है। तो मम्मी ने कहा तू पढ़ाई कर, मैं दुकान चलाऊंगी। आपकी माँ को यहाँ बुलाया जाए? हाँ, बुलाया। अमरावती जी। जी, अमरावती जी, आपके लिए वो बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा कि बेटे को पढ़ने दूं और मैं दुकान संभालूं। उससे पहले तो आपने नहीं दुकान कभी संभाली होगी। जब ये वरुण का रिजल्ट आया तो मैं ये नहीं सोच पा रही थी कि कैसे मैं इसको पढ़ाऊँ। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी मैं 1 साल दुकान करूँगा फिर पढ़ूँगा। मैं बोली कि नहीं, 1 साल ख़राब हो जाएगा आगे चल के। फिर तो मैं ये बोली कि मैं पढ़ाऊँगी ज़रूर, भले मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं ये सोचती थी कि दुकान पे 10 पंचर बनेगा 100 रुपया होता है,
50 रुपए में सब घर का काम चलेगा, 50 रुपया मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए रखेगी। तो 50-50 रुपया रोज का, 30 दिन का 1500 रुपये और सारी फीसें भर जाएंगी। मैं ये ध्येय से दुकान पे खड़ी हुई। आपको एक मैसेज सुनवाना है। 11th एडमिशन के वक्त हमने बोईसर में एडमिशन मेरे बच्चे के लिए लेना चाहिए, तो मैं बोईसर चला गया था किसी वो उसका फीस भरने के लिए। तो तब वहाँ रास्ते में मैंने देखा कि वरुण की दुकान लग रही है और वरुण रिपेयरिंग कर रहा है साइकिल। मैंने जाके उसको पूछा, वरुण ये क्या कर रहे तू? तो बोले सर ये मेरा काम है, तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि जो लड़का अपने पिताजी के काम को अच्छा समझता है, वो छोटा नहीं समझता है, और उसने मेरे को बताया कि जो उसको जब फीस नहीं दे सकता है 11th की एडमिशन के लिए, तब वो कुछ 7,000 रुपये भरने थे, छोटे से अमाउंट, बहुत छोटी थी वो। तो मेरा दिल गवारा नहीं किया कि बच्चा इतना होनहार है, साइकिल की दुकान पे बैठे, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा एक जरिया बनाया जाए कि आगे जाने के लिए उसको। अंकल ने आपको आधी स्टोरी बताई है। ये 7,000 रुपये तो ठीक थे, अंकल ने दिए। उसके बाद अंकल जहाँ रहते हैं वो 15 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो हर 10 दिन में 15 दिन में मैं अंकल से मिलने जाता था, तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था। तो मैं जब जाता था तो अंकल कभी मुझे 2 जोड़ी कपड़ा लेके दे देते थे, कभी बुक्स के लिए पैसा दे देते थे। अंकल तो एक है, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी के हर स्टेप पे मुझे कोई ना कोई मिला ही है। उसके बाद जब मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी थी तो उसके लिए जब पैसे भरने थे मेरे पास, उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो हमारे जहाँ पे मेरी दुकान है, चित्रालय जगह का नाम है, वहाँ पे एक होटल वाला है, शिवानंद होटल है, उसमें सुकुमार भैया थे। तो जब उनको पता चला कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो सामने से आ गया है, उन्होंने मेरा पैसा भरा और एडमिशन कराया। ये हो गया। फिर मैं इंजीनियरिंग में जब गया तो वहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर तो हमने मैनेज कर लिया, मम्मी की सेविंग्स थी, मेरी थोड़ी सेविंग्स थी, थोड़े अंकल ने हेल्प किया, सुकुमार भैया ने हेल्प किया। तो मैं जब वहाँ गया था तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें क्लियर थी कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे किसी भी तरीके से मेरा सेकेंड ईयर में मुझे फ्रीशिप लेनी है, मतलब स्कॉलरशिप लेनी है। इसमें मैं अपने छोटे भाई का एक बात बताता हूँ कि मैं पुणे में था, तो उस समय तक तो ये सब सोचा भी नहीं था ऐसे ही। तो मम्मी हर महीने पैसे भेजती थी ना, तो उसके लिए जब कॉल करता था मैं पूछता था, तो खाली वो उम्र में मुझसे छोटा है, बाकी हर चीज़ में बड़प्पन है वो। हाँ। तो जैसे कभी मैं कहता था कि 4,000 रुपये चाहिए तो ज़्यादा ही भेजते थे, है ना। और मतलब वो मेरे को पता था इसको यदि 1,000 रुपए की ज़रूरत है तो मम्मी को 500 ही बोलेगा, इसलिए हम दोनों, मेरा छोटा बेटा और मैं, ऐसे सोचते थे कि उसको 6-7 हज़ार की ज़रूरत होगी तो 4,000 मांगा। ऐसा करके हम लोग 1,000-2,000 ज़्यादा ही भेजते थे। आपका एक मैसेज है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम उतना पढ़ाई कर सकते, लेकिन उन्होंने ये मेहनत करके और लोगों के सपोर्ट से, जो उनको सपोर्ट मिला है उससे उन्होंने पढ़ाई का सिलसिला अपना बहुत ऊंचे इस पे रखा है, और उस वजह से मुझे बहुत ही गर्व है उनके ऊपर। आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि घर में अगर थोड़ा पैसों की दिक्कत है या बहन है छोटी, तो ये जल्दी नौकरी वोकरी करें कि एग्ज़ाम की तैयारी किए जा रहे हैं? नहीं मैम, लगता था जब ये इंजीनियरिंग का ये आया था, पैकेज आया था और इसने छोड़ा, IAS में जब भी बैठा तो मैं 3 महीना इससे बात नहीं की। नौकरी लग गई थी? क्या? मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी। हाँ। और अच्छी पैकेज से प्लेसमेंट हुई थी। तो बहुत मेहनत किया, बहुत दिसंबर में ही शुरू किया और एग्ज़ाम हुआ तो पहले उसमें पास हो गया। मेरे को बोलना नहीं आता कौन सा एग्ज़ाम था, बहुत अच्छे नंबर से भी पास हुआ, 32वां रैंक था भारत में। मेरे को पता ही नहीं था कि IAS इतनी बड़ी डिग्री होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मेरी मम्मी को IAS बोलना नहीं आता था, है ना। तो मम्मी किसी से बात करती थी, बोलती IPS ऑफिसर बना। ठीक है, अब ये तो ठीक था, मैं मम्मी को समझाता रहा कि मम्मी IPS नहीं है, IAS है ना। तो मम्मी ने IPS बोलना छोड़ दिया, मम्मी बाद में बोले ISI ऑफिसर बन गया, है ना। तो मैं बोलता था नहीं मम्मी ISI नहीं, आप IPS ही ठीक है। नहीं, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सब लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो वरुण। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और छोटा सा तोहफा है आपके लिए।
ओह वाह। कई बार किसी की कही कोई बात हमें चुभती है, दर्द देती है, लेकिन मजा तो तब है जब हम उसी दर्द को दवा बना लें और उसी चुभन को अपनी ताकत। शालिनी ने यही किया। बस कंडक्टर की बेटी शालिनी ने एक अनजान शख्स की कही एक बात को ऐसा दिल से लगाया कि उस बात के सहारे 2011 में यूपीएससी का इम्तिहान पास कर लिया। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में आपका। सो मच, थैंक यू सो मच। पता है, अपने दिल की एक बात बताती हूँ, यूनिफॉर्म में लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो शायद बचपन का कोई सपना मेरा जो पूरा नहीं हुआ होगा, तो इट्स सच अ प्लेजर सीइंग यंग गर्ल्स इन यूनिफॉर्म। एक बात बताइए सबसे पहले, वो कौन सी बात थी, किसने कही थी जो इतना चुभ गई कि आज आप आईपीएस ऑफिसर हैं? एक बार हम लोग बस से ही ट्रेवल कर रहे थे। माई फादर वॉज ऑन जॉब इन दैट बस। ओ, उसी बस में? एब्सोल्युटली। तो वन मैन स्टैंडिंग, आई डोंट नो, हमें किसी को भी पता नहीं था वो कौन है। उन्होंने अपना जो हाथ है वो जहाँ मेरी मदर बैठे थे उस सीट के पीछे फॉर सपोर्ट उन्होंने पकड़ा था। तो मेरी मदर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप काइंडली इस हाथ को यहाँ से निकाल के आप जो बार है उसको पकड़ लीजिए। तो एक दो बार इस तरह के इंसिडेंट्स पे वेरी रूडली ही सेड कि आप क्या डीसी लगी हुई हैं कि मैं आपकी बात सुन के आपकी बात मान जाऊँ। तो एज अ किड आई फेल्ट कि ये डीसी क्या होता है। ये डीसी कौन होता है इसकी तो बात? हु इज़ द डीसी जिसकी बात सब मानते हैं। मतलब आई थिंक 10th के आसपास मुझे एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर हुआ कि डीसी एसपी जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के मेन लिंक्स हैं गवर्नमेंट के। वैसे हमें पता चला कि बचपन से आप काफ़ी टॉम बॉयज थी, लड़कों की तरह हरकतें करती थी, कुछ सुनवाते हैं आपको? तू कंचे खेलती थी लड़कों के साथ जब गली में, तो मैं तेरे को मना करती थी कंचे नहीं खेलती लड़कियां, तो तू बोलती थी नहीं मम्मा खेलते हैं। तो क्या हुआ, मैं भी लड़का हूँ, बड़ी होके लड़का बनेगी, ये लड़कों वाले काम करती है, ऐसे बोलते थे लोग। हमें फिर आवाजें लगाते थे, वो रितु की मम्मी वगैरह, देखो आपका लड़का कैसे खेल रहा है जंगल में। ये बहुत ही मेरी मदर ने बहुत सही पॉइंट किया है कि मैंने वो सारी गेम्स खेली हैं जो लड़कियों के लिए ट्रेडिशनली मना है, जैसे गुल्ली डंडा है, कंचे हैं, कंचे वो बॉल्स लोकल गेम होती है। उसके अलावा पिट्ठू बोलते हैं एक, वो आप स्टोन्स की उसको हिट करके आप भागना है। क्रिकेट खेला है मैंने, उस पूरी 2 टीम्स में एक मैं ही लड़की होती थी। तो आपने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है आपको पढ़ाने के लिए, परिवार को साथ रखकर कि बच्चे आगे बढ़ें? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप अपनी मदर के बारे में? एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो भी घर पे रह के जितना भी स्टडीज़ की तरफ या एज अ पर्सनैलिटी ग्रो किया है उसमें मदर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। उनकी सोच ऐसी थी कि आप पढ़ाई के साथ और चीज़ें भी आपकी डेवलप होनी चाहिए। अच्छा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब मैं 7th 8th क्लास में थी, मुझे वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने भेज देते थे अकेले, 1-2 बार मेरे साथ गए होंगे। तो उनका आइडिया ये था कि आप बाहर जाओगे, उसी तरह से आप सीखोगे, उसी तरह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। शालिनी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां बहुत आगे बढ़ती हैं, माँ का तो रोल होता ही है अपने बच्चों की ज़िंदगी में, स्पेशली फॉर गर्ल्स आई वुड से फादर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि कई बार लोगों के घरों में जब सुनते हैं कि पिता ने फैसला कर लिया कि नहीं आगे और नहीं पढ़ना है, शादी करनी है, तो आप कितना रेजिस्ट कर लोगे? आप आज जहाँ हैं उसमें अपने फादर की कितनी भूमिका आप मानती हैं? फादर की भूमिका कह सकते हैं कि हमारा जो जैसे स्पाइन होती है बॉडी में, उस तरह फादर है। तो उसका इससे अच्छा मैं कोई तुलना मेरे दिमाग में आ नहीं पा रही है। बहुत बड़ी बात। बट मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर मैंने उनसे कभी कहा हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए 10 रुपये चाहिए, तो उन्होंने ट्राई किया होगा कि मुझे 15 दे, कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। चाहे वो अपने लेवल पे कितना भी उनको बहुत सारी अपनी इच्छाएं हैं, बहुत सारे उनके ड्रीम्स रहे होंगे, वो उन्होंने बिल्कुल साइड ट्रैक करके स्पेशली हमारे पढ़ने के लिए और एक्सपोजर के लिए कभी भी किसी भी तरह का मतलब ना उनके मुंह से हमने सुना नहीं। क्या बात। शालिनी, आपसे कोई मिलने आया? रमेश जी,
अगर मैं आपसे पूछूं, पूछो। एक बस कंडक्टर कभी सोच सकता था कि बेटी एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनेगी? नहीं सोचा तो पहले कभी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इनके बारे में मालूम पड़ता चला भी ये भी कुछ जॉब है, ये ऐसा है कुछ है। एक बार की बात है, हम जब ये 10th पास की इस बेटी ने, तो इसके 98% नंबर आए 10th में। तो इसको पालमपुर में है CSIR, वहाँ पे इनको इनवाइट किया। तो वहाँ पे सभी बच्चों ने वहाँ डिबेट किया। तो जब भाषण की प्रतियोगिता आई तब बेटी सब ने, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं वो वैज्ञानिक बनूंगा। लेकिन जब मेरी बेटी की पार्टी आई तो इसने कह दिया मैं IPS बनूंगी या IAS पास करूंगी। तो फिर जब ये इसने ये कर लिया, अपना क्लियर कर लिया सब कुछ, IPS बन गई, तो फिर हमारे को बहुत खुशी हुई भी मेरे साथ वायदा किया था वो पूरा कर लिया बेटी ने। क्या बात है। रमेश जी, इनकी ग्रेजुएशन के दौरान ये होने लगा था कि अब शादी कर दो लड़की की, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी? बिल्कुल, गांव में जाना तो उन्होंने कह देना आप बेटियों को बाहर पढ़ा रहे हो, ऐसा कर रहे हो। उनकी बातें भी सुन लेना, नहीं जवाब देना कोई भी, हाँ ठीक है कर देंगे। तो फिर लेकिन बच्चों को बोलना आप पढ़ो। क्या बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात ये है कि कभी भी मैंने ये नहीं समझा भी ये बेटी है या बेटा है। ग्रेजुएशन करते करते फिर ये सोच लिया था UPSC की तैयारी करनी है? नहीं, ग्रेजुएशन जब मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन की तो पेरेंट्स का भी आइडिया यही था, मेरा भी यही था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ बहुत ही एकांत सी जगह है, तो मुझे फिर से पढ़ के इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम्स देने हैं। अच्छा। तो वहाँ जाके फिर मैंने सीरियसली जब अपने आप को सोचा तो वही बैक ऑफ द माइंड हमेशा से था कि UPSC क्या होता है, DC क्या होता है। वो बचपन की बात गई नहीं वो थी। फिर से ध्यान में आई और फिर मैंने अपना टाइम जितना वैसे दोस्तों के साथ निकलता था, एक्स्ट्रा टाइम सारा इसी सर्च में मैंने लगा दिया कि ये UPSC क्या होता है। तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, जहाँ से भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी इसके बारे में मैंने कलेक्ट करने स्टार्ट कर दी। इन घर वालों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप जब इतना मुश्किल एक इम्तहान देते हो, हम सबको एक बहुत मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई हिम्मत दे दे। घर में मतलब लोगों के तो इतने नखरे होते हैं, कोचिंग भी ले रहे होते हैं लोग, आपने एकदम सब कुछ अकेले, जो स्ट्रेस है वो भी अकेले हैंडल किया? वो डर यही था कि बट अगर मैं फेल होगी तो फिर क्या होगा, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन फैक्टर लगा है, इनके मन में एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी, ये सोचेंगे कि होना चाहिए और इतना आसान है नहीं, ये होगा नहीं। तो मुझे ये लगता था कि इनको बहुत बुरा लगेगा पेरेंट्स को। रमेश जी, आपको वो मोमेंट याद है जब इसने बताया? पहले तो घर में फ़ोन किया होगा, फिर मेरे को फ़ोन कर दिया। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई भी मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन ऊपर से जो सरप्राइज दिया हमारे को, तो हम तो फिर वैसे ही रह गए जैसे। आज बहुत फक्र होता है ना बिटिया के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चे कुछ करें तो पेरेंट्स को इससे ज़्यादा और क्या है। और हमने सोचा था भी हम तो जैसे तैसे कुछ पढ़े या नहीं पढ़े, जॉब मिल गई कर ली, अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेहनत की है इन्होंने और मेहनत का फल मिला है। आपकी एकेडमी की ट्रेनिंग के बारे में नहीं पूछा, उसमें भी आप बेस्ट स्टूडेंट रही हैं, आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वही एकेडमी में भी जब मैं गई तो मैं अपने फादर के साथ ही गई थी। हम दोनों के लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स और उनका वो फूड स्प्रेड देख के ही हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या खाएं क्या छोड़ें, इस तरह से। तो बहुत कॉन्शियस थे। वहाँ से वो चीज़ें डिस्कवर, आप नई चीज़ें सीखते हो, लोगों से मिलना, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, जो चीज़ें आप कभी लर्न नहीं कर पाए किसी भी स्टेज पे। आपके एकेडमी में बहुत सारे रिसोर्स पर्सन, बहुत ही हाई डिग्निटरीज आते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं, उनसे किस तरह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी और सीखा कि आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना है, किसी को रिसीव करना है। तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा मैंने गेन किया वहाँ पे 11 मंथ्स में। और ये बेस्ट प्रोबेशनर का तो कभी थॉट में ही नहीं था कि ये भी कुछ होगा। बट देन वही कि मैं जब गई तो 1-2 महीना स्ट्रगल करने के बाद में, एडजस्ट होने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, इतना कुछ है लाइफ में, सबको एंजॉय करना है। तो राइडिंग भी एंजॉय करो, शूटिंग भी एंजॉय करो, स्विमिंग भी एंजॉय करो। तो आई थिंक एकेडमी पीरियड बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने और बहुत ज़्यादा ग्रो किया। बहुत बढ़िया। चलते चलते आप हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं और सारे व्यूअर्स जो आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगी? कोई भी आपका सपना है उसको मतलब
ये सोच के, सिर्फ यही सोच के कि यार ये मेरे लेवल से ऊपर है, मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, इस पे ख़त्म ना करें। ये जो हमारा मेंटल ब्लॉक है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो शायद आप जो भी अचीव करना चाहेंगे आप डेफिनेटली करेंगे। और पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बच्चों का खुद का कॉन्फिडेंस जितना आप उसको बढ़ा पाएँ वो आप कोशिश करें। जो भी आजकल की यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट है, जो करना चाहे इन्हें करने की फ्रीडम देनी चाहिए। थैंक यू सो मच शालिनी, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आई और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां आपकी बातें सुनकर इंस्पायर होंगे। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। ओह वाह, थैंक यू सो मच। छोटी सी उम्र में उसके सामने चुनौतियां बड़ी थीं। मजबूरियों ने स्कूल बैग उठाने वाले कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां लाद दी। किस्मत रामू को हराने की जितनी कोशिश करती, रामू की जीतने की जिद उतनी ही पक्की होती जाती। और उसी जिद के साथ रामू ने खुली आंखों से सपने देखना शुरू किया। आखिरकार किस्मत को रामू से हार माननी ही पड़ी। साल 2012 में महाराष्ट्र के छोटे से गांव महागांव में चूड़ी बेचने वाली विमल घोलप के बेटे रमेश ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। रमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी लाइन में। रमेश, 2012 में आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। यस। अब मुझे एक बात बताइए, छोटा सा गांव महाराष्ट्र का, आपकी माँ चूड़ी बेचा करती थी, कब पहली बार ये समझ में आया कि यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम होता है या मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है? नहीं, असल में जब मेरा 12th हो गया, देन घर के हालात की वजह से मैं डिप्लोमा करने के लिए मैंने एडमिशन्स लिया था। तो उस टाइम पे मेरा गांव जो है वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेज है, एक छोटा सा डैम हुआ है। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जब हम एक बार क्रिकेट खेल रहे थे तो ऐसे ही गाँव में खबर आई कि कलेक्टर आ गए हैं। उस डैम के जो इश्यूज़ थे उससे रिलेटेड एक बैठक उन्होंने रखी थी साइट पे, उसको विजिट करने आ रहे थे। तो सब लोग वो क्रिकेट छोड़ के भागते हुए गए थे कि कलेक्टर कैसे होता है वो देखने के लिए। एंड देन जब मैं डिप्लोमा कर रहा था टीचर्स एजुकेशन में, उस टाइम पे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट एसोसिएशन में, देन हमारे यहाँ तंटा मुक्त समिति कह के एक होता है हर एक गाँव में, नेहरू युवा केंद्र में मैं पार्टिसिपेट हुआ। तो उस टाइम पे जब जुलूस वगैरह या कुछ इस टाइप से निकालते थे, और जब वो निवेदन जो होता है एप्लीकेशन देने के लिए जब तहसीलदार के पास जाते थे, तब लगता था कि हमको तहसीलदार होना चाहिए। तो उसी को देख के मतलब मैं पहली बार जब पुणे आया था 2009 में, तो मैं तहसीलदार बनने के लिए आया था। बट वहाँ मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि यार तुम्हारे बारे में हमने बहुत कुछ कह के रखा है कि तुम इतने होशियार हो, तुमको इतना स्कोर आया है, तो तुम ये मत कहो कि हम तहसीलदार की एग्ज़ाम देने के लिए आए, तुम ये कहो कि हम कलेक्टर की एग्ज़ाम देने के लिए आए। सो ऐसे मैंने डिसाइड किया था 2009 में कि मुझे कलेक्टर की एग्ज़ाम देनी है। और उसके बाद फिर वो स्टार्ट हुआ कि वो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, उससे वो मतलब कलेक्टर तब तक नहीं पता था कलेक्टर का एग्ज़ाम क्या होता है? तब तक नहीं पता था हमको। 2009 सितंबर में तब हमको पता चला फर्स्ट टाइम। अपने बचपन के बारे में बताइए, घर में हालात बहुत ख़राब थे? असल में मेरे पिताजी की साइकिल की दुकान थी एक, लेकिन उनको शराब की आदत लग गई और उस आदत की वजह से वो दुकान मतलब ख़त्म सा हो गया। तो माँ ने डिसाइड किया कि मैं चूड़ियाँ बेचना शुरू करूँगी। मेरे ख्याल से आप अपनी माँ के साथ चूड़ी बेचने भी गए हैं बचपन में? बिल्कुल, मतलब गांव में और आजू बाजू के गांव में भी जाते थे हम। तो उसके साथ मैं मतलब वो आवाज़ लगाने का काम मैं करता था कि मतलब चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। इनफैक्ट फिर बाद में वो पैसा कलेक्शन के लिए भी मैं जाता था। तो बचपन में मैं बहुत बार माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने के लिए गया। तो कभी कभी वो प्रेशर भी होता है कि जल्दी कुछ काम शुरू कर दो, घर में पैसे की दिक्कत है? इसमें मैं कहूँगा कि मतलब इसमें मैं मेरी माँ को ये मानता हूँ। वो बोलती थी कि नहीं, मैं काम चाहे जितना भी लगे मैं करूँगी, लेकिन मेरे बच्चों को मैं नौकरी करने के लिए भेज दूँगी। बट ऑब्वियसली मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बहुत कुछ काम किया। जैसे पेंटिंग के काम करता था मैं, दीवारों पे जो या फिर नेताओं के रैली के टाइम पे जो पोस्टर्स बैनर्स बनाते हैं वो भी मैंने किया है। शादी के टाइम पे जो दीवारों पे जो तस्वीरें खींचते हैं वो पेंटिंग कहते हैं, वो मैंने किया। आपकी ज़िंदगी में मतलब आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है पूरा क्रेडिट आपकी माँ को जाता है। तो उनको बुलाया जाए यहाँ पर? बहुत बहुत स्वागत है। विमल जी,
बहुत परेशानियां झेलकर अपने बच्चों को पाला है। रमेश 12वीला असताना त्याचे वडील वारले आणि सगळ्या परिस्थितीला मात देऊन मी माझ्या मुलाचं शिक्षण केलं. माझा भाऊ, माझी भाऊजाई आणि आई त्यांनी मला पूर्ण साथ दिली. जे अपंग आहे असं मी त्याला कधी जाणवू दिलं नाही, की आपली घरची परिस्थिती गरीब आहे असं त्याला कधी जाणवू दिलं नाही. आपले वडील गेले त्याचं दुःख मी ह्याच्या पुढे कधी काढलं नाही. मी त्याला सदैव आनंदी ठेवून त्याला अभ्यासाची साथ दिली आणि त्याला इथपर्यंत आणलं. वाकई, और जो खुद शायद बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी माँ अपने बच्चों को लेकर इतनी प्रोग्रेसिव रही कि चूड़ी बेची, खुद सब तरह की गरीबी परेशानियाँ देखी, लेकिन कहीं उसने ये नहीं कहा कि अपने बच्चों से कि तुम पढ़ाई छोड़ो, मजदूरी में लग जाओ, कोई काम करो. आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं, मतलब देखिए. जब मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला मोबाइल लिया तो उस टाइम में मैंने तुमको फ़ोन करके बताया था कि मैंने एक नया अच्छा मोबाइल ख़रीदा है, लेकिन जब तुम्हें पुणे में पैसे भरने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे वही मोबाइल वर्कर को बेचना पड़ा. तो मेरी ज़िंदगी का पहला मोबाइल मैंने इस तरह बेच दिया. मुझे इस बात से का कोई अफसोस नहीं है. उससे कई गुना ज़्यादा खुशी आज तुमको देख के होती कि जिस मुकाम पे तुम पहुंच गए हो, हमारी मेहनत वहाँ पे रंग लाई, ऐसा सब चीज़ तुमको देख के लगता है. एक इंसान की तरक्की के पीछे कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों के सपने जुड़े होते हैं. हम लोग शायद शहर में रहकर, और अगर सारी लग्जरीज़ हैं लाइफ में, कोचिंग में देने के लिए पैसे हैं, तो शायद नहीं समझ सकते कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया होगा. और खैर, बेटे ने भी उस मेहनत को वेस्ट नहीं होने दिया. और सिलेक्ट होने के बाद आप पहले अपने गांव सबसे पहले कब गए? ट्रेनिंग के बाद पहुंचे, कब गए? उसका भी एक बड़े मज़ेदार कहानी थी उसकी. जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट 2012 में फेल कर गया, यूपीएससी का, पुणे में आया था, तो फिर पैसा आना बहुत मुश्किल हो गया, तो मुझे पुणे छोड़ना पड़ा कि मतलब हालात बहुत ख़राब हो गए. तो उस टाइम पे इलेक्शंस लग गए गांव में पंचायत के, तो इसको टिकट, माँ को टिकट ले लिया हमने, पंचायत का इलेक्शन के लिए खड़ा करवा दिया और सब छोड़ दिया मैंने और गांव चला गया. तो हम 7 लोग थे जो खड़े हुए थे पंचायत से. तो हमको पूरा विश्वास था कि हमारी पूरी पैनल जीत जाएगा, और रिजल्ट आया और हमारे 7 सीट हार गए. मतलब कोई नहीं जीता हमारा. तो मतलब मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, हम रोने लगे. तो मैं उसी इमोशन में खड़ा हो गया वहाँ पे और बोलने लगा कि ठीक है, आज हम नहीं रैली निकाल सकते हमारे, अब उस दिन निकालेंगे जिस दिन मैं क्लास 1 अफसर बनूंगा. और मैं उसी दिन गांव में आऊँगा जब मैं क्लास 1 बनूंगा, और रैली के साथ ही आऊँगा. तब तक मैं गांव में कदम नहीं रखूँगा. तो 23 अक्टूबर 2010 का वो दिन था. तो 23 अक्टूबर 2010 के बाद मैं 12 मई 2012 को गया, और वो भी रैली के साथ गया था, मतलब जब मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया. माँ को समझ में आता है कि कितना बड़ा अधिकारी है अब मेरा बेटा? उसको समझ में आता है तहसीलदार और कलेक्टर, और बाकी कुछ समझ में नहीं आता. जैसे जो भी लोग मतलब जब मैं कहता था कि मेरा एमपीएससी का रिजल्ट आया या यूपीएससी का दिया है, मेंस दिया है, तो वो कह दिए थी तहसीलदार बन जाओ. हाँ, वो बोलती थी कि तहसीलदार की कि कलेक्टर की दी है, वो बता दो. मतलब अभी भी सिर्फ वो यही बता दिया कि मेरा बेटा कलेक्टर है. सारी परेशानियां, दुख सब खत्म हो. फिर भी चूड़ियाँ बेचती है अभी भी, कहती है कि ये मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसकी बदौलत मैंने तुमको बड़ा किया है. तुम IAS बन भी गए तो इसको मैं बंद नहीं करूँगा. रमेश, बहुत अच्छा लगा आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलकर. एक तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए. उसके घर में इतनी गरीबी थी कि जब वो 4थी क्लास में था तो उसके पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसको काम पर लगाना चाहते थे. टीचर के समझाने पर जैसे तैसे पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई. उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया. पिता के काम में हाथ बटाया. वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है. लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी, और उस दिन शेख अंसार अहमद ने यह तय कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा. महाराष्ट्र PCS की परीक्षा वो पास नहीं कर पाया, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसने पहली कोशिश में ही न सिर्फ पास कर ली, बल्कि 361वीं रैंक भी हासिल की. शेख अंसार, वेलकम टू जिंदगी लाइव.
अंसार, बहुत 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 स्वागत है आपका ज़िंदगी लाइव में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने यंग ऑफिसर को अपने सामने देखकर। चाहूँगी कि आप सबको बताएं कि किस उम्र में आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। मैं 21 साल का था तब मेरा रिजल्ट आया था। 21 साल की उम्र में मैंने एग्जाम क्लियर की थी। वाह, एंड यू बीन वन ऑफ द यंगेस्ट? जी। वाह। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं बचपन में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी जैसा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और जो बीपीएल फैमिलीज़ होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊँगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियाँ नहीं है और हमारी कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। जब उसके पिताजी स्कूल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है, अब उसको स्कूल में नहीं रखने का। फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका, वो क्या करेगा? तो उसको कुछ तो भी काम धंधा दे के काम करेगा। तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं, और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ने। इन्हीं की वजह से एक्चुअली मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शायद मैं कहीं रिक्शा चला रहा होता। आपकी अम्मी भी खेत में मजदूरी करती थी घर का खर्च चलाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। घर का खर्च, और मैं जब पूना में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी कभी कम पड़ जाते थे। तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी, लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। चलिए आपके लिए एक और मैसेज है। पर आंसर ने पहले पास से रात का भी चिड़चिड़ा लगा के पढ़ाई करता गया। सो जा बोले होंगे तो नहीं तुम सो जाओ, दिन कभी कभी दिन निकल जाना उसको। जो पहले पास से पहली से एक नंबर 1 आते गया तो आखिर तक नंबर 1 ही आया उसका। उसकी पढ़ाई को हमने कोई कमी नहीं आने दी, घर का परस्ती बताई नहीं हमने उसको कभी। और उस दौरान भी परिवार की स्थिति तो बदली नहीं थी, दिक्कतें थी, उस समय भी आपको बहुत काम वाम करना पड़ा अपनी किताबों का खर्च उठाने के लिए। 10th में मेरी छुट्टियां चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था, तो MSc IT का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फ़ीस थी लगभग 2,800 समथिंग, उस वक्त उसकी फ़ीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे अब्बू को बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है, मुझे वो लगभग 3,000 रुपये तक कुछ पगार दे रहे हैं। अब्बू ने कहा ठीक है तुमको करना है तो करो। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में काम करता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक वो काम होता था। बीच में 2 घंटे छुट्टी मिलती थी, उसमें मुझे मेरा लंच करना होता था और 1 घंटा मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैयारी के लिए जाना होता था। हमारे गांव में ही वो होता था और काम काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बड़ा पॉट लेकर पानी लेकर आना पड़ता था कुएं से निकाल कर। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको चाय सर्व करना, उनका टेबल वगैरह साफ़ कर देना, ये सब इस तरह का काम एक वेटर का काम था। और उसके बाद जब 10 बजे होटल बंद हो जाता था, गांव में 10 बजे जनरली हमारे बंद हो जाता था, तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ़ करना होता था बैठ के हाथ से। तो वो काम मैंने किया। तो घर में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सबकी पढ़ाई छूट गई, काम करने लग गए या शादी हो गई बहनों की? जी, घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुने। जी, मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था। तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है। क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। ये आपसे छोटे हैं? जी। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया। लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरा भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफ़र कर देता था बैंक में। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने अपने अब्बू से शिकायत की कि अब्बू अगर 4th में तब वो
नहीं आप मेरे टीचर की बात मानते, अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे पेरेंट्स की। आज तो वो बहुत फख्र महसूस करते होंगे आपके ऊपर। जी जी जी। एक मैसेज और आया आपके लिए। 12वीं में उसको 100 पाव के 100 मार्क मिले, आर्ट्स में वो भी, तो मास्टर लोग मुझे वहाँ बुलाए, बाहर वाले कॉलेज में मेरा सत्कार रखे, मेरा स्वागत करे, मेरे को बुलाए। फिर मेरे और छाती ऐसी धड़कने को लगी कि मैंने बोला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने का काम का हो गया, कुछ तो भी है मेरे में ताकत। वो हिसाब से फिर मैं करते गया। फिर बाद में बोला अपने को जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी तो भी बेच डालेंगे, अपन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझे पूछे कि आपका बच्चा क्या बना, तो मैं बोला सर मुझे वो भी नहीं मालूम, मेरे को इतना मालूम है कि मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बनने वाला है। ये बताइए, अब ये सब हालात हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन, और दिमाग में ये कब आया कि मुझे UPSC, मतलब गांव में जैसे आप पले बढ़े, आपको पता भी नहीं होगा कि UPSC की परीक्षा भी कुछ होती है, तो ये सफ़र तक कैसे पहुँचे? हमको एक घरकुल योजना मिली थी BPL फैमिली के तहत। तो मेरे पिताजी तहसील ऑफिस में उसका चेक लाने के लिए गए थे। वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि देखो अगर आप मुझे 10% देते हो, 30,000 हमको तब मिल रहे थे, 10% अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपये, तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूंगा फास्ट इमीडिएटली। ऐसे हालात में 3,000 रुपये की रिश्वत उन्होंने उस ऑफिसर को दे दी। तब उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि करप्शन के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरीब लोग होते हैं। फिर 10th की छुट्टियों में हमारे एक क्लास टीचर थे मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के MPSC के जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला, मैंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज़ बताइए। फिर उन्होंने मुझे MPSC के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, वहाँ पर हमारे एक टीचर थे जो वो भी तैयारी कर रहे थे UPSC की। उन्होंने उनसे MPSC के बारे में पूछा और फ्लो में उन्होंने मुझे UPSC के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा, उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से IAS बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो। सपने देखने के लिए कौन से पैसे देने, और मेरे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो बड़ा गैम्बल खेलते हैं, मैं अब UPSC की तैयारी करूँगा। अंसर, कभी जब तैयारी कर रहे थे UPSC की, उस दौरान भी तो ये फेज़ आया होगा कभी कि ये प्रेशर बने कि अब छोड़ो, इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, कम से कम अब्बू अम्मी का हाथ बटाएं, ये प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल था। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखे 5-5.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन बाद में खुद से मैं पूछता था कि ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, छोटी मोटी कहीं नौकरी कर लूँगा, उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊँगा, मुझे बड़ा करना है कुछ तो। और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि देखिए मेरे सामने 2 ही ऑप्शन थे, डू और डाई, इसमें मुझे करना ही था। और वही रीज़न है कि मैं इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21वीं साल की उम्र में ये क्लियर किया, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक मैसेज और है आपके लिए। जब UPSC मेंस का रिजल्ट लगा उस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताया कि तू पास हो गया है। उस शाम हम मिले भी थे, तू बहुत खुश और इमोशनल था, मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था, पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया, पर मेरे लिए ये अवसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक IAS ऑफिसर के साथ खाना खाया। उन्नीस फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे इसका फ़ोन आया। मैंने कहा अंसार UPSC का रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहाँ पर हार्ट बीट्स बढ़ गए, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता। मैंने कहा ले लो भाई। मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर ही थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, पूना में नगाड़े बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीत के लिए बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई। मैं बहुत खुश था। मैं मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया। अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है, उसको ही बिल पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार, बाहर क्यों जाना, रूम पर ही खा लेते। तो हमने उसके रूम पर ही खाना खाया था। मेरे पास सच्ची आज शब्द नहीं आपकी बातें सुनकर, कितनी खुशी हो रही है कि एक बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा है। और
अब जल्द ही आपकी नौकरी की शुरुआत होने वाली है। आपको लगता है अंसार, आप जहाँ से आए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, क्या वो आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगी? मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा, मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूंगा तो मुझे वो फीलिंग आएगी कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ़ करता था। तो वो फीलिंग आएंगी और मैं उसके लिए काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं और अपनी ज़िंदगी की कोई एक चीज़ बदलना चाहें तो क्या होगा? मेरी ज़िंदगी की मैं चाहूँगा कि मेरा बचपन फिर से आ जाए और मेरे पिताजी उसमें IAS हो। सो जस्ट मुझे तो जब मुझे कोई यूनिफॉर्म ना मिला हो या कोई किताब ना मिली हो तो वो मुझे मिल जाए। कोई एक मैसेज जो आप सब लोगों को, और सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं, जो बहुत सारे लोग टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं और उसमें से बहुत सारे IAS की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर IAS बन सकता है, जिसने अपनी लाइफ में सारे ऑड्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, और गरीब से गरीब बच्चा भी, और किसी भी मज़हब का बच्चा IAS बन सकता है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अंसार। और जैसे मैंने एक तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमें और हमारे शो को भी याद रखें हमेशा। Oh my God. वाकई आज हम ये कह सकते हैं कि सपनों को जीना उन्हीं को आता है जिनको हर मुश्किल में भी मंजिल नजर आती है। आज के हमारे इन सभी मेहमानों ने जो ख्वाब खुद के लिए बुने थे, उसे हासिल करना आसान नहीं था। बार बार गिरने के बाद ये संभले, और आज इन सभी की कहानियाँ लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो सपने देखने से नहीं कतराते, जो मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं, जिनके ख्वाबों के आड़े गरीबी नहीं आती, जो किस्मत बदलना और मजबूरियों को हराना जानते हैं। और हाँ, अगर आप इन जैसे किसी होनहार बच्चे को जानते हैं ना, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा, उसका सपना पूरा करने में भागीदार ज़रूर बनिएगा, अच्छा लगेगा।